दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि हम इन्वेस्टर्स जनरली किसी भी स्टॉक में जब बाई करते हैं तो प्राइसेस वहां से नीचे जाने लगते हैं। ऐसे में हम फंडामेंटल्स देखते हैं स्टॉक्स के। अब कुछ कंपनियों के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने के बावजूद प्राइसेस उनमें नीचे जाने लगते हैं हमारी बाइंग प्राइस से, लेकिन वहीं पे कुछ स्टॉक्स के फंडामेंटल्स वीकर होने के बावजूद प्राइसेस ऊपर जाते रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत? खास तौर पे मेरी पोर्टफोलियो में अगर मुझे लाइफ टाइम स्टॉक्स रखना है तो वीडियो में डिटेल में जानेंगे मेरी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी हम यहाँ पे स्टॉक्स या जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो किसी भी तरह के बाय या सेल कॉल्स नहीं है। तो आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये पर्टिकुलर स्टॉक। अब आप देखिए तो 2018 में, जनवरी 2018 में इसका प्राइस करीब करीब 61 रुपये के आसपास था। तो यहाँ से 61 रुपये पे अगर कोई बाई करता है और प्राइस 30 रुपये पे चला जाता है तो उसको कितने परसेंट का लॉस होगा? उसको होगा लॉस 50% का, राइट। अब 50% लॉस झेलने वाले बहुत ही कम इन्वेस्टर्स हैं और यही वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रैटेजी समझते हैं। क्योंकि जब किसी स्टॉक में 50% की गिरावट होती है और वहाँ पे फंडामेंटल्स इंटैक्ट होते हैं तो वहाँ से फर्दर 100% टू 100% भी स्टॉक्स जाते हैं, गए हैं। हमने हिस्ट्री में देखा है, ये हिस्टोरिकल डाटा एंड फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई स्टॉक यहाँ पे 50% गिरा तो वो फर्दर 50% नहीं गिरेगा। तो ऐसे में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? अब ये जो NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, राइट, ये मेरी पोर्टफोलियो में है और यहाँ पर आप देखें तो बाइंग प्राइस करीब करीब 31 रुपये के आसपास है। करंटली करीब 434% के आसपास रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वापस चलते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट पर। तो 60 रुपये से यहाँ पे गिरावट हुई और 30-31 रुपये की कहीं एवरेज बाइंग प्राइस है। उसके बाद प्राइसेस यहाँ पे सीधे सीधे 100 रुपये तक चले गए। हालांकि इसके बाद भी 100 रुपये से देखिए तो आप सीधे सीधे 50% की गिरावट होगी। तो स्टॉक्स में 40-50% की गिरावट अगर हम नहीं झेल सकते तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो हमें ये समझना होगा, 40-50% की गिरावट के लिए हमें तैयार रहना होगा और हमें एक नहीं, दो नहीं, कई बार ये करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, बातें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। आपको मान लीजिए किसी स्टॉक में 100 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से प्राइस 50 रुपये पे आ गया तो लॉस यहाँ पे 50% का होगा। अब रियलाइज लॉस तभी होगा जब आप यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन प्राइस यहाँ से 100 रुपये पे पहुँच जाता है तो जो नया इन्वेस्टर होगा जिसने 50 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका सीधे सीधे प्रॉफिट 100% हो रहा होगा, लेकिन आपको 0 प्रॉफिट लॉस मिल रहा होगा इस पर्टिकुलर प्राइस पर। अब यहाँ से फर्दर 200 रुपये पे चला गया तो सीधे सीधे आपका यहाँ पे प्रॉफिट 100% हो जाता है। अब यही स्टॉक मान लीजिए 400 रुपये पे चला गया और फिर से 50% की गिरावट के साथ 200 रुपये पे आ गया तो अभी भी आपका स्टॉक यहाँ पे 4 टाइम्स रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है एंड अभी भी ये आपके बाइंग प्राइस से 2 टाइम्स है। इनफैक्ट यहाँ पे आपकी बाइंग प्राइस जो है 100 थी इस एग्जाम्पल में, तो हम कहेंगे 2 टाइम्स रिटर्न्स इंस्टेड ऑफ 4 टाइम्स रिटर्न्स। तो आई होप यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, राइट, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर मैंने प्रोडक्ट ले लिया है कि मुझे रखना है, इसको कुछ भी हो जाए। विजय केडिया जी हमारे एस इन्वेस्टर, वो भी अपनी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स जब रखते हैं, राइट, तो दृढ़ निश्चय करके रखते हैं और वो ये देखते हैं कि अगर 30-40-50% की गिरावट हो भी जाती है तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इन सब बातों पे हमें ध्यान देके इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो हमें जनरली फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों आनी चाहिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि स्टॉक्स नीचे की तरफ हैं या नहीं, 40-50% उनमें गिरावट हुई है या नहीं, एंड फंडामेंटल से हमें पता चलता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। तो अगर अभी तक आप S4R पर नहीं आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आइए, वहाँ पर हम ये चीज़ें आपको डिटेल में बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि बुलिश हरामी क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, मारूबोजो क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पता रहता है, राइट, तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए
थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप देखिए, तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 3% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 8% का, डिविडेंड नहीं दे रही है, हालांकि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, डेट टू इक्विटी 0.46 है, पेट्रोस्की स्कोर 6 का है। पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम S4R पर डिस्कस करते रहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 7 सालों का 9% के आसपास रहा है। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 229 के आसपास हो चुकी है। तो प्राइसेस, अब देखिए सिंपल सी बात है, वापस चलते हैं इस चार्ट पर। अब मान लीजिए ये जो प्राइस है 50 रुपीज़ का, राइट। अब यहाँ पे एकदम से चीज़ें शूट हुई, 50 रुपये से सीधे सीधे यहाँ पे पहुँच गया 300 रुपये। तो जब 300 रुपये, जो 50 रुपये से 300 रुपये तक गए हैं, राइट, इन्वेस्टर्स, उनमें से एटलीस्ट 30-40% इन्वेस्टर्स तो ऐसे होंगे जो कि यहाँ से निकलेंगे, और निकलेंगे तो धीरे धीरे निकलेंगे, तो गिरावट जब होगी तो गिरावट भी धीरे धीरे हौले हौले होगी। तो अब 300 रुपीज़ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करूँगा तो वो एक तो मेरे लिए ओवर वैल्यूड काइंड ऑफ सिचुएशन रहेगी, एंड दूसरा वहाँ से मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिलेगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, एंड साथ ही साथ कंपनी के प्राइसेस जहाँ पर है, जहाँ पर मैं एनालाइज कर रहा हूँ अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, वहाँ पर क्या मुझे एक अच्छी प्राइस मिल रही है, बार्गेन मिल रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों की एनालिसिस हमें करनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब देखिए 2015 में 746 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, 10 करोड़ का प्रॉफिट था। 2016-17 थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन 2019 में लॉस मेक कर लिया इन्होंने। अब 2018-19, 2018 के बाद 19 यहाँ पे कहीं गड़बड़ हुआ था, राइट, प्राइस 60 से 30-31 पे आए थे। अब इसके बाद देखिए क्या चीज़ें गड़बड़ होती चली गई, नहीं, राइट, प्रॉफिट 24 करोड़ से 75, फिर 100। तो जब प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, जब सेल्स बढ़ रहा है, तो ऐसे सिनारियोज में 50% की जब जहाँ पे गिरावट हुई है, राइट, वो हमें सोचने समझने पे मजबूर कर देती है कि गिरावट किन्हीं कारणों से तो हुई है, लेकिन फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रांग बने हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ बिजनेस सेगमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ। अब जो फॉर एग्जाम्पल NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसके जियोग्राफिकल प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, साथ ही साथ उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ हैं, धरातल पर हैं या नहीं। मान लीजिए कोई EV सेगमेंट की स्कूटी या 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी अपने आप को शेयर मार्केट में बताती है कि मैं 2 व्हीलर बना रही हूँ, और कहीं पे धरातल पे है ही नहीं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं है, तो ऐसे में क्या बनाएगी, क्या सेल करेगी, क्या प्रॉफिट जनरेट करेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा, कहाँ कहाँ पे इनकी प्रेजेंस है, भारत के अलावा कहाँ पे कंपनियां जो है वो अपना बिजनेस कर रही हैं, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। बेसिकली रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरली हम देखते हैं प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न, हम देखते हैं यहाँ पे FIIs एंड DIIs की प्रेजेंस। तो जनरली 4-5% से ज़्यादा हम देखते हैं FIIs एंड DIIs की प्रेजेंस। कुछ कुछ कंपनियों में नहीं होती है। विजय केडिया जी भी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जरूरी नहीं कि उन सभी कंपनियों में FIIs एंड DIIs की प्रेजेंस हो, तो ये बात भी हमें देख के चलनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं ग्लेनमार्क पर। तो ग्लेनमार्क भी हमारी पोर्टफोलियो में है, मैं साइड में लगा दूंगा कि वहाँ पे कितने बाइंग प्राइस है, कितना रिटर्न्स मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए तो 2008 में 630 रुपये से सीधे गिर के 128 रुपये, उसके बाद से 128 से सीधे 1200 रुपये, अब 1200 रुपये से यहाँ पे गिर के सीधे सीधे 199 रुपये 2020 में। तो 1200 रुपये की चीज़ अगर आपको 200 में मिल रही है और कंपनी बिजनेस रन कर रही है, कंपनी की ऑपरेशनल है कंपनी, तो वहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग हो सकती है? तो इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, हो सकती है अगर उसके फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, अगर वो अभी भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। हो सकता है 1-2 साल में या 1-2 क्वार्टर्स में रेवेन्यू में गिरावट हुई हो, प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट हुई हो, बट फंडामेंटल्स वहाँ पे इंटैक्ट होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ बिजनेस, जैसा कि मैंने बताया, बिजनेस में कहाँ पे कंपनी स्टैंड करती है। फॉर एग्जांपल जेनरिक दवाओं की कंपनी में कहाँ पे स्टैंड कर रही है, इसके साथ ही साथ इंडियन मार्केट सेगमेंट में कहाँ पे स्टैंड कर रही है अपने बिजनेस सेगमेंट में, इस सब की स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि सेल्स 2014 से ग्रो होती रही, प्राइसेस बीच में गिरते रहे,
लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स दोनों ग्रो होते रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए तो करीब करीब 46% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 13% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे 40% के आसपास FIIs एंड DIIs बने हुए हैं। इस कंपनी में करीब करीब 1,96,000 के आसपास शेयर होल्डर्स है। अब शेयर होल्डर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ JK टायर की वीडियोस में बहुत पहले बनाया करता था और काफ़ी बार मैंने बनाई हैं। अब समय अलग है तो यहाँ पे चीज़ों को अलग तरीके से आपके सामने लाना पड़ता है और ताकि आप सीखें समझें। यहाँ पे मेरा मेन फोकस रहता है कि आप सीखने पे ध्यान दें, ना कि क्या लेना है क्या बेचना है उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियल टेक्नोलॉजी जो है उसमें एक लीडर है, साथ ही साथ ओई फिटमेंट ऑफ ट्यूबलेस पैसेंजर रेडियल्स इसमें भारत में पहली कंपनी है। तो अपने बिजनेस सेगमेंट में कहीं ना कहीं से एक एक्सेल पावर है इसके पास। जब कोई कॉम्पिटिटिवनेस होती है राइट, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में किसी भी कंपनी के, खासतौर पे MRF के होने के बावजूद, CA टायर्स के होने के बावजूद, तो ऐसी कंपनियों में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12%, डिविडेंड यील्ड 0.81%, डेट टू इक्विटी 0.92, पेट्रोस की स्कोर हालांकि 4 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 9% के आसपास रही एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो करेंटली यहाँ पे 14 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JK टायर में 51% के आसपास प्रमोटर्स, 22% पब्लिक और यहाँ पे भी करीब करीब 26% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे करीब करीब 2,84,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं विजय केडिया सर जी की प्रोफाइल पर। अब मैं विजय केडिया सर जी की बार बार यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर और ऐसे में उनकी जो इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है, उनकी जो इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी है, उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स ऐड किए हैं। मार्केट गिरा है बट वो ऐड कर रहे हैं, तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है ये समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे प्रिसिशन कैमशाफ्ट हो गया, प्रिसिशन कैमशाफ्ट के बारे में हम 3-4 साल पहले बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया करते थे। तो अब इनकी रडार में आया है, 16-17 करोड़ के आसपास का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। एक्साटो टेक्नोलॉजीज यहाँ पे करीब करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट किया। अब ये देखिए 7% का स्टेक इन्होंने लिया, यानी कि हर 100 शेयर में 7 शेयर इनके पास रहेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे इनकी पोर्टफोलियो 1000 करोड़ के ऊपर की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्यों 25 करोड़ का ही है। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए हमें किसी कंपनी में कन्विक्शन है कि ये कंपनी ग्रो करेगी, वेल्थ क्रिएट कर सकती है, तो उस कन्विक्शन के बावजूद पूरा का पूरा पैसा वहां पे क्यों नहीं झोंक रहे हैं विजय केडिया जी। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि पता किसी को नहीं होता है, भले जानकारी बहुत सारी हो किसी को। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, कंपनी एक तो माइक्रो कैप कंपनी है। एक्साटो 370 करोड़, मात्र 370 करोड़। प्राइसेस जो भी हों यहाँ पे फॉर श्योर 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स नहीं हैं। अब इनमें से कुछ शेयर्स तो प्रमोटर्स के पास रहेंगे, तो वो फ्लोटिंग के कैटेगरी में नहीं आएंगे। यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स हो सकता है स्ट्रांग हो, बट अगर आप ऐसी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो क्या आपको मिलेगा, पहली बात तो आपको ये सोचना चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो प्रमोटर्स 55% के आसपास शेयर्स होल्ड करते हैं, यानी कि 50 लाख 55 लाख शेयर्स तो प्रमोटर्स के पास ही हैं। अब जो बाकी बचे शेयर्स हैं उनमें भी 8% के आसपास हमारे DIIs होल्ड करते हैं एंड 37% में भी हमारे विजय केडिया जी यहाँ पे 7% के आसपास होल्ड करते हैं। तो विजय किशन लाल केडिया जी यहाँ पे 5.5% दिखा रहा है, बट ये करीब करीब 7% के आसपास है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी में विजय केडिया सर जी को क्या दिखा होगा, क्या फंडामेंटल्स तो देखे ही होंगे उन्होंने। फंडामेंटल्स तो चलो ठीक है दिख रहे हैं, क्या उन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी होगी, क्या उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स इनके कितने देखे होंगे, ऑब्वियसली देखे होंगे। तो सब कुछ देखने के बाद ही उनका डिसीजन हुआ होगा कि नहीं भाई इसमें 200 करोड़ 250 करोड़ इन्वेस्टमेंट ना करके 20-25 करोड़ ही करते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं इस कंपनी में मात्र 469 हैं, 736 हुआ करते थे। अब यहाँ पे किसी बड़े लोगों ने
विजय केडिया सर जी को शेयर सेल किए होंगे, तो वो एग्जिट किए होंगे। एग्जिट करने के बाद इनके पास यहाँ पे 470 शेयर होल्डर्स के आसपास बचे हैं। ठीक है, सो एक्साटो जो कंपनी है, राइट, ये क्या है, ये CX एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ ही साथ CX एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसके साथ ही साथ AI एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ऑटोमेशन प्रोवाइड कर रही है। तो आजकल हर कोई बात कर रहा है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंड क्लाउड डाटा स्टोरेज डाटा सेंटर्स की, तो ऐसे में कस्टमर्स एक्सपीरियंस एज अ सर्विस अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो एक नई चीज़ होगी, राइट। तो ये टेक्नोलॉजिकल कंपनीज फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकता है किन बिजनेसेस में, तो बिजनेस इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी कंपनी के एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं अपने शेयर्स सेल क्यों नहीं करता हूँ, आते हैं उस सवाल पे वापस। पहली बात तो मैं पोर्टफोलियो एलोकेशन करके रखता हूँ, यानी कि मैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, समझाया था कि 10 कंपनियां मान लीजिए मेरे पास, 10 कंपनियों में 10-10 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रखा है मैंने, और 7 कंपनियां बंद हो गई, डूब गई, 70,000 मेरे चले गए। लेकिन वो जो 3 कंपनियां 10-10 हज़ार की, वो 20 गुना 25 गुना हो जाती है, तो वहाँ पे 4 लाख 5 लाख रुपए बन जाते हैं 30,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे। तो इवन दो 7 कंपनियां यहाँ पे बंद हो चुकी हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो बाकी 3 कंपनियां मेरी पोर्टफोलियो में एक तरह से मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाती हैं मुझे, और ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, और यही मेन रीज़न है कि मैं पोर्टफोलियो में शेयर्स जनरली सेल नहीं करता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं जनरली जो टैक्स फाइलिंग करता हूँ, तो उस टैक्स फाइलिंग में मुझे LTCG टैक्सेस दिखाना बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे आप देखिए LTCG टैक्सेस करीब करीब 12.5% के आसपास हो चुके हैं। अगर 1,25,000 के ऊपर का प्रॉफिट है तो हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, जो हम कमा रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, बाकी जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, खाना खाने में भी टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल गैस डीजल हर जगह टैक्स दे रहे हैं। जो अगर हम रिस्क लेके अपनी एबिलिटी के हिसाब से लॉन्ग टर्म ग्रोथ में चीज़ें बना रहे हैं, तो वहाँ से टैक्स 12.5% मुझे लगता है कि थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है। इस वजह से जनरली मैं अपने शेयर्स में सेल करने से बचता हूँ, और अगर कभी मैं शॉर्ट टर्म में सेल कर दिया गलती से, तो वहाँ तो भैया 20% का टैक्स रेट है। तो आप सोचिए, आप एक तरह से रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और उसमें से भी 12-12.5% निकल जा रहे हैं, तो वहाँ पे रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लॉन्ग टर्म में रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड आपकी पोर्टफोलियो में कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आप लाइफ टाइम के लिए रखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उनमें से कोई स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में है, वो भी कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर से जरूर करिए। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो यस टाइप जरूर करिए। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए।